तो अब नेक्स्ट अपन देखते हैं 1919 का एक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, पहले एक बार नाम की चर्चा कर लेते हैं, फिर टाइटल्स और देख लेंगे। नाम आ रहा है वही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। तो ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे अपन ने 1900 में पढ़ा मॉर्ले मिंटो। वहाँ था MM मॉर्ले मिंटो, यहाँ आ गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये MC। वहाँ MM था, मिलीमीटर नहीं MM। ये था मॉर्ले मिंटो। तो मॉर्ले जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, SOSI, और ये अपने उस समय तत्कालीन वायसरॉय या गवर्नर जनरल थे, ये मॉर्ले एंड मिंटो। ऐसा ही यहाँ है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, कहाँ, वहाँ लंदन में बैठता है। क्राउन ने इसको रिप्रेजेंट किया और क्राउन के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल है। और ये चेम्सफोर्ड जो है ये वायसरॉय है। वायसरॉय गवर्नर जनरल में कहता था एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे। ठीक है, तो यही वो कॉन्सेप्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। अगर अब आप कहीं देखो कि चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू लिखा हुआ है तो वैसे ऐसे फैक्ट के रूप में सही है, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल रूप से गलत है, लॉजिकली वो गलत है। समझ गए क्यों? क्योंकि अपन जैसे मान लो 2 का पहाड़ा लिखेंगे तो अपन तो यूँ तो लिखते हैं 2 4 6 8। अब इस पहाड़े को आप लिखोगे नहीं सर मैं तो यूँ लिखूंगा। अब होने में ये फैक्चुअली सही है कि ठीक है घटता हुआ पहाड़ा है, नीचे से पढ़ो तो सही है, लेकिन वैसे अपन देखें लॉजिकली तो ये गलत है। समझ रहे हो, ये वही चीज़ है। तो ये जो मॉन्टेग्यू है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा था पद हायरार्की में, चेम्सफोर्ड छोटा, तो इसलिए आया, पहले पिताजी देन बेटी जी। एक तो चीज़ ये है। दूसरा चीज़ के अंदर ये दिखावा लिखाओ उत्तरदायी सरकार की, और ये चैप्टर फर्स्ट है। जब अपन 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे तो हालांकि उसमें ऐसा कोई नाम नहीं है, समझ रहे हो, उसमें सिर्फ ये ऐसा ही आएगा 1935 का एक्ट का, ऐसा कोई नाम नहीं। जैसे इसमें अपन देखो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 9 में देखा था मॉडल मिंटो, ऐसे 35 का कोई नाम नहीं है, 1935 वाले एक्ट का, 47 का भी कोई नाम नहीं है। लेकिन 35 वाले एक्ट में आएगा उत्तरदायी सरकार की ओर पार्ट 2, रोड टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये 1 है पार्ट 1, और 35 में आएगा पार्ट 2। तो यहाँ ये समझने वाली बात है उत्तरदायी सरकार की ओर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपन पढ़ेंगे इसकी घोषणा, मॉन्टेग्यू की घोषणा जो वो ब्रिटिश संसद में करेगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसका कि उत्तरदायी सरकार की और क्रमशः या क्रमिक विकास या उत्तरोत्तर विकास, भारत में उत्तरदायी सरकार का क्रमिक विकास होएगा या क्रम से विकास होगा या उत्तरोत्तर विकास होगा, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट होएगा रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या, अभी अपन जैसे देखेंगे डायरेक्टली। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ये कि गवर्नर जनरल अपने एग्जीक्यूटिव के काउंसिल के साथ काम करता था और वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था भारत में, वो सिर्फ भारत सचिव या क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। तो यार यहाँ रेस्पॉन्सिबल बनाओ ना उसको, ये था उत्तरदायी। उत्तरदायी का ट्रांसलेशन है वो है रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिव नहीं, ये रेस्पॉन्सिबल है। समझ गए? तो ये चीज़ है अपने को यहाँ ध्यान में रखनी है। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझते जाओगे चीज़ों को। अब देखो, जब 1909 वाले में मैंने आपको बताई थी एक बात कि ये है मॉर्ले मिंटो, 1909 वाला मॉर्ले मिंटो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल। और अब आ गया 1919, तो ये है मॉन्टेग्यू, MONTAGAUE, और ये चेम्सफोर्ड CHELMSFORD, बोर्ड ही छोटा पड़ गया है कि नहीं, अभी और लिखना था 2 अक्षर। तो क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में से कौन किसका नाम है। समझ गए? तो देख लो, एक तो अंक देख लो, इधर भाई 19 तो दोनों में सेम है, इधर ये 9 है, इधर 19 है, तो 9 छोटा है या 19 छोटा है? 9 छोटा है, समझ में आ गया, इधर पकड़ लिया सर। और अब इधर कौन सा छोटा है भाई? एक तो मॉर्ले मिंटो और एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड तो लिखना था, तो ये बोर्ड ही छोटा और पड़ा था, मैं बता रहा था, गुंजाइश और लिखने में, लेकिन बोर्ड की सीमा आ गई। तो छोटा कौन है? मॉर्ले मिंटो छोटा है और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बड़ा है अक्षरों में। छोटे बड़े की वो बात नहीं करे, हैसियत तो दोनों की बरोबर थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है दोनों बार, ये भी बरोबर, दोनों गवर्नर जनरल बरोबर, हैसियत तो बरोबर ही है ना, लेकिन अक्षर ज़्यादा है। तो जिसमें अक्षर ज़्यादा वो ज़्यादा। छोटे मियाँ मैंने बताया था मैंने भी, ये छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, ही है। तो अक्षर ज़्यादा है तो तुम्हारे पास ज़्यादा आ गया 19, अक्षर कम है तो सुमेलित में आता है कि 1909 या मॉर्ले मिंटो सुधार नाम से कौन से सुधार जाने जाते हैं, तो 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से कौन से सुधार जाने जाते हैं, तो वो 1919 का। ये क्वेश्चन बता रहा था। 35-47 का कोई नाम है नहीं। इससे पहले अपन जो पढ़ते हैं जैसे 1700 में 6 पढ़े, उनका कोई नाम नहीं है, मतलब वो वैसे है, रेगुलेटिंग है, अपने पीठ से यूँ। 1800 में अपन ने 5 पढ़े, उनका कोई नाम नहीं। 1900 में अपन 4 देख रहे हैं, 9, 19, 35, 47। तो 9 और 19 का नाम है, 45 का कोई नाम नहीं। तो कहने का मतलब टोटल जो अपन 15 जैसे देखते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में एक्ट, उनमें सिर्फ 2 के नाम है, 9 और 19, 9 मॉर्ले मिंटो और 19 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ये समझने वाली बात है, ये यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना। मॉन्टेग्यू ये भारत सचिव था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, और इसकी सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 15 सदस्य थे। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहला भारतीय पहुंचा था, सॉरी यहाँ पे पहले जो मतलब 2 भारतीय सबसे पहली बार पहुंचे, वो कौन, अपन ने 1909 वाले दिन में देखा था, एक तो KG गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी।
और गवर्नर जनरल ये वाइसरॉय चेम्सफोर्ड जो है ये वाइसरॉय या गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहुंचने वाला, या यूँ कह लो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहुंचने के कारण सीन में आने वाला जो सबसे पहला जो व्यक्ति या सबसे पहला जो सत्यमेव जयते था वो कौन था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो सीन में आ गए, है ना, सत्येंद्रनाथ टैगोर नहीं, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था वॉलंटरी। ऐसे चीज़ समझनी है अपने को, ठीक है। तो ये इसका काल है चेम्सफोर्ड का 1916 से 1921, ये याद रखना है। तो जैसे अपन अभी तक 3 देख चुके हैं, अपन ने कर्जन देखा 99 से 5, फिर अपन ने मिंटो देखा, ठीक है ना, 5 से 10, और उसके बाद बीच में आया अलग, और फिर अगले जो आ रहे हैं ये अपने चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, ये ठीक। तो ये तो यहाँ तक बेसिक चीज़ है। अब फिर देखो ये क्या है, 1919 का अधिनियम का प्रश्न यह था कि किस प्रकार से एक प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बनाया जाए। आप याद करो, हमेशा अपन ने 1909 के एक्ट में भी यही देखा कि वो जो असंतुष्ट वर्ग थे उस समय 2 ही थे, एक तो सैयद मार्गी और मुस्लिम्स, मतलब मॉडरेट्स और मुस्लिम्स, वो आगा खां, उनको अपनी तरफ मिलाओ जिससे कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आगे रहे, ठीक है, आगे तक चलते रहे। तो देखो 1909 का अधिनियम आया, 10 साल पूरे हो गए ये 19 के अंदर, तो हम अगले 10 साल मतलब 1929 तक और अपनी गाड़ी गुड़ा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था करो। वही करें, मतलब वही डिवाइड एंड रूल पे और काम करो। अच्छा काम किया मॉडल मिंटो ने, शांति से कट गए 10 साल, अच्छा काम ये और करिए। अब याद करो, शांति से कट गए, याद करो मैंने बताया था 1793 में सबसे पहली बार आया, अगले साल 20 साल के लिए तुमको देते हैं, है ना। फिर 13 के अंदर आया ट्रस्ट के रूप में, अगले साल 20 और चलाओ। फिर आया, फिर 53 के अंदर आया, मतलब 13-33, फिर आया और चलाओ। फिर आया तुम और अगले 20 साल के लिए देते हैं, फिर वो 53 के अंदर आया। फिर आगे और चलाओ तुम 53 के अंदर, अगले 20 साल चलाओ, नहीं 20 साल नहीं चलाओगे जब तक हम चाहें, जब तक तुम चलाओगे। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट था, अगले 10 साल के लिए और चलाओ। अब 19 आ गया, अगले ऐसी व्यवस्था करो अगले 10 साल और चल जाए। तो ये वही लिखा हुआ है, प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्षों के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बने, क्योंकि भारत बहुत इंपॉर्टेंट था, सबसे जरूरी हीरा था ब्रिटिश साम्राज्य का जो ताज होता था उसके अंदर, ठीक है। तो यही है, इट अटेम्प्टेड टू सॉल्व फॉर ए डिकेड, मतलब 10 साल, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ एन इन्फ्लुएंस सेक्शन ऑफ इंडियन ओपिनियन वाज टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड टू सपोर्ट द ब्रिटिश राज। ये इन्फ्लुएंशियल सेक्शन है ना, प्रभावशाली वर्ग, भारतीय जनमत का प्रभावशाली वर्ग। तो 1909 के समय तो प्रभावशाली वर्ग कौन थे 1909 में? एक तो मॉडरेट्स थे, वही सैयद मार्गी, और दूसरे मुस्लिम्स थे आगा खां के नेतृत्व में। उनको पढ़ाया ना, अपनी तरफ मिलाया, आगा खां के जैसे बोला वैसे वैसे दिया ना, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया और एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस में तुमको पहुंचा दिया। कहाँ? पूरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल सैयद हुसैन बिलग्रामी, ऐसे। तो मतलब ये अपन को ये ध्यान में रखना है बैकग्राउंड क्या। फिर ये अधिनियम क्यों पारित किया गया, जैसे अपन हमेशा देखते थे, तो वही था कि ब्रिटिश सरकार इस समय क्या चाहती थी कि जितने भी ऐसे गुट हैं जिनके अंदर असंतोष है या जिनसे अपन को खतरा है, उनको अपनी तरफ मिलाओ। आज भी यही होता है। तो ब्रिटिश सरकार के अनुसार इन सुधारों का उद्देश्य 3 प्रकार के भारतीय गुटों से निपटना था। पहले में ये 2 थे, एक मॉडरेट्स थे, एक मुस्लिम्स थे, ठीक है ना। यहाँ भी 2 तो वो है ही हैं, एक और आ गया। तो मैंने बताया था कि 1907 के अंदर कांग्रेस के अंदर विभाजन हो गया था, एक तो मॉडरेट्स थे, एक एक्सट्रीमिस्ट थे। तो वो तो 7 के अंदर हो गया था, तो 9 वाला अधिनियम तब तक सीन में आ चुका था, संसद में बहस होने लगी थी, तो एक्सट्रीमिस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन धीरे धीरे वो इंपॉर्टेंट हो गए। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल वो आवाज़ उठाने लगे। गदर आंदोलन अपन देखेंगे वो होने लगा, कामागाटू प्रकरण हो गया, ऐसे। और फिर कुछ इंटरनेशनल कारण हुए जिनसे वो और बढ़ने लगे, रूस की क्रांति, ऐसे समझो। तो इनको एक्सट्रीमिस्ट से, इन विचारों से पावर मिली थी। तो वो ये नया गुट ये और जुड़ गया, वहाँ 2 थे यहाँ 3, तो ये नया जुड़ेगा। तो देखो ये 3 भारतीय गुटों से निपटना था। वो कौन कौन थे? एक है अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कांग्रेस के हैं, ये कांग्रेस का गुट है अतिवादी, अलग से नहीं है अभी, है ना। अलग से मतलब 1907 के अंदर विभाजन हो गया है ना, लेकिन जाने जाते थे कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट गुट के नाम से, जो स्वेच्छा से योजनाएं बना रहे थे कि एक दिन हमें भारत से निकालने की सोचते हैं, हमें मतलब ब्रिटिशर्स को भारत से निकालने की सोचते हैं। दूसरा ऐसा नहीं सोचता था, मतलब भारत से नहीं निकालना लेकिन कुछ सुधार करो, परंतु स्वायत्तापूर्ण उपनिवेशी सरकार, इसको बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस, की स्थापना करना चाहते थे। इनको सैयद मार्गी बोलते थे, मॉडरेट्स। जैसे कौन? गोपाल कृष्ण, इसमें तो लिख लो ये लाल बाल पाल, अतिवादी में तो लाला लाजपत राय, अपने बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। और यहाँ कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, GK जी थे, दादाभाई नौरोजी, ठीक है, RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। देन अपन ने नाम पढ़ा था आनंद मोहन बोस, AM पढ़ा था अपन ने,
SN भी पढ़ा था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और एक मैंने बताया था जैसे ये रेड ब्लू ग्रीन, ये रास्पबेरी घोष। हालांकि ये बाद में अपने लास्ट समय में एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं रास्पबेरी घोष, लेकिन कोई नहीं, मॉडरेट्स में अपन नाम गिनते हैं तो यहाँ रखें, ठीक है। ये अपन को ध्यान में रखना, नाम ध्यान होने चाहिए। देखो अपन फिर और भी थे, जैसे दीन शाह वाचा थे, वो भी इधर ही आते थे। दीन शाह वाचा मॉडरेट्स के अंदर ही, दीन शाह वाचा पर्शियन, ठीक है। तो ये दो तो हो गई, तो कांग्रेस के हो गए मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तीसरा वही अपने मुस्लिम, ये तीसरा कर देना, नहीं ये तीसरा वर्ग है जो केवल हमारे प्रशासन में सहयोग देना चाहता है। वही आगा खां, देखो हम सहयोग करेंगे तुम्हारा, लेकिन तुम भी हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन दो। वही हमें सहयोग देना चाहता है ताकि अपने लोगों की आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें, अपने लोगों का, भारतीयों का नहीं, अपने मुस्लिम। ये मुस्लिम लीग आ गई ऐसे। ये वही उस 1909 के समय मुस्लिम लीग के जो लीडर थे वो आगा कहाँ ही थे ऐसे। अब आगे बढ़ाएंगे इन चीज़ों को। तो ये तीन समझ गए अपन। ये इस प्रकार मॉडल सुधार भारत में संसदीय व्यवस्था लागू करने की भावना से पारित, कोई हमारा मकसद नहीं है। वही याद करो मेकाले का कथन, भारतीय तो है ही नहीं संसदीय व्यवस्था लाए, तो हम तुम मत सोचो कि हम संसदीय व्यवस्था ला रहे हैं, नहीं ला रहे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडियंस उसके लायक ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है, उनमें तो पोटेंशियल ही नहीं है इंडियंस में। ऐसा ही यहाँ था। तो हम तो क्या कर रहे हैं, अगले 10 साल की व्यवस्था कर रहे हैं जी, और कुछ नहीं कर रहे। संसद में बोलते थे ऐसे बेटे, संसद में किए जा रहे हैं अभी तो इसलिए कि मुसलमान तथा कांग्रेस के संयत मार्गी लोग इनके साथ मिल जाएं और नौकरशाही की स्थिति अधिक सुदृढ़ हो सके। अगले 10 साल और आराम से हम भारत में काट सकें, ये समझना अपने को। ये लिखा हुआ देखो, 3 जो ब्रिटिश विरोधी गुट है उनसे निपटना है, अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट, संयतवादी मॉडरेट। संयत है ना, संयम नहीं है, संयत का मतलब जो जैसा उनको बोला जाए वैसा ही करेंगे और उग्र नहीं होंगे, और केवल अपने हित की सोचते हैं। मुस्लिम लीग को ML लिखेंगे अपन। संसदीय व्यवस्था का कोई हमारा इरादा नहीं है। हम किनको चाहते हैं, मुसलमानों को अपनी तरफ मिलाना, संयत मार्गियों को अपनी तरफ मिलाना, और जिससे कि भारत में नौकरशाही सुदृढ़ हो सके। संयत मार्गी और अति मार्गी भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रीमिस्ट, समझ गए। तो ये तो था इन 3 को अपनी तरफ मिलाने से संबंधित बात, ठीक है। फिर दूसरा आगे अपन क्या देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामदार मॉडरेट्स में असंतोष किस कारण से, मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल के कारण, है ना। आप याद करो उसके अपने विचार में क्या क्या पढ़े थे कि राष्ट्रीय एकता की जो भावना थी उसको एक चोट में खत्म कर दिया गया था। ऐसा रोग जो कैंसर में बदल गया, आज तक जितने भी प्रयास किए गए थे वो सारे धूमिल हो गए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट वो कथन किसका था कि हम ड्रैगन के दांत बो रहे हैं, मॉडले का था या मिंटो का था। तो नाक को देखते क्या करना है, अपन को मारना है, तो मॉडले का कथन है कि नहीं है। तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो उसकी कांग्रेस ने आलोचना करी। तो नो डाउट अपन ने ये संयत मार्ग के ऊपर ही पढ़े, लेकिन यहाँ ये सेपरेट इलेक्टोरेट अपन को अलग से लिखना है, क्योंकि तोड़ने वाला था साधन। तो मुस्लिम लीग तो खुश हो रही थी, लेकिन कांग्रेस को पता था ये बहुत गलत है। ये वैसीला पेड़ अपन ने बो दिया जिसकी फसल बहुत ही ज़्यादा वैसीली हुई है। पेड़ ही जहरीला है तो उसके फल तो जहरीले होंगे ही होंगे ऐसे। तो पेड़ ये थे, आगा खा रही है, और फिर वो जो फल लगेंगे ना, वो मोहम्मद इकबाल, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पाकिस्तान शब्द की जो रचना करेगा, लंदन में बैठा बैठा, ऐसे वो फल थे। फिर वो भी जहरीले ही आए और विभाजन ही हुआ। ये हो गया। फिर एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस का गरम दल, वही लाल बाल पाल जो मॉडले है ना, ये मॉडले वो पहले वाला ही, जो मॉडले के शब्द में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, भारत और विदेश में अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा रहे थे। जैसे अपन देखते हैं पंजाब में गदर आंदोलन 1912-13, बंगाल में कामागाटू प्रकरण, है ना, ये कामागाटू प्रकरण लिख लो 1914, ये फर्स्ट वर्ल्ड वार। शिप है, ये शिप का नाम है कामागाटू प्रकरण। मतलब ये जहाज था, कलकत्ता से गया था अपने कनाडा इंडियंस को भर के, लेकिन फिर वैंकूवर पोर्ट पे गया था कनाडा के इधर, अपने पैसिफिक कोस्ट पे पड़ता है वैंकूवर। तो लेकिन वहाँ फिर इसको जहाज को पोर्ट नहीं होने दिया, मतलब वापस से डिपोर्ट कर दिया, इंडिया ही भेज दिया। तो फिर वो इंडियंस वापस आए इधर कामागाटू इसी जहाज से, समझ गए। तो ये ऐसे मतलब इधर से गया अपने भारत से इंडोनेशिया, फिर जापान होते हुए कनाडा गया इधर पैसिफिक कोस्ट पे। तो देख लो कितना लंबा सफ़र, और फिर वहाँ रुकने भी नहीं दिया, वापस चले गए। तो समुद्र में कितनी आदमी, ये कामागाटू प्रकरण है। तो कामागाटू क्या था, ये एक जहाज का नाम था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान की ये बात है। और दिल्ली में हार्डिंग बम कांड, ठीक है, ये 1912 के अंदर हुआ। दिल्ली राजधानी डिसीजन लिया गया 11 में और हुई 12 के अंदर। तो अपने प्रताप सिंह बारट जो फैमिली इससे जुड़ी हुई है, ये ऐसे अपन पढ़ते राजस्थान की।
हार्डिंग बम केस पे फेंकना, मतलब दिल्ली में हार्डिंग बम फेंकना इत्यादि इन कार्यों कुछ उदाहरण थे। तो मतलब एक्सट्रीमिस्ट भी धीरे धीरे हाथ फैला रहे, पाँव फैला रहे थे, भारत में भी और विश्व में भी। इनको कंट्रोल करना जरूरी था। ऐसे कंट्रोल करना मतलब इनको डिफेम करो, इनकी ज़्यादा सुनो मत, सुनो किसके, संयत मार्गी की। फिर क्या है तीसरा कारण अपन देखते हैं निम्नलिखित, ये यहाँ देख लिया अपन, गर्म दल क्या था, भारत और विदेश में पाँव फैला था, गदर आंदोलन, कामाकाटू प्रकरण और हार्डिंग बम केस। अब अपन देखते हैं निम्नलिखित आंतरिक व बाह्य, इंटरनल भारत के कारण, भारत में जो और बाह्य कारण से मुसलमानों में भी असंतोष था। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाया था अभी 1909 में, आगा खां, अंग्रेजों ने भी उनकी सुनी और उन्होंने अंग्रेजों की सुनी। लेकिन फिर 9 के बाद ये जो 9 से 19 10 साल निकले ना, इन दौरान मुसलमानों को लगा कि नहीं यार, ये अंग्रेज कहते कुछ है करते कुछ है। बोला तुम्हें रिप्रेजेंटेशन देंगे, दिया, नो डाउट सिविल सर्विस में भी दिया, सैयद हुसैन बुलग्रामी गए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बात से, और इधर भी दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स। पढ़े थे अपन ने, 10 आए थे, मैं उधर अपन 12 देखे थे, 12 में यहाँ पे 6 ही थे अभी, ठीक है, 6 इनको थे, 6 भूमिपतियों के थे, 12 13 2 थे ना ऐसे, तो 12 इधर आए, तो 12 में 6 इनके पास थे, तो दिए भी नो डाउट। लेकिन फिर भी कुछ काम इन्होंने ऐसे कर दिए जिनसे हमें लगता है कि नहीं यार, ये जैसे पहले हमें संदेह की दृष्टि से देखते थे ना 58-57 के विद्रोह के बाद मुस्लिम को, आज भी ये वैसे हमें देखते हैं, ऐसा मुस्लिम लीडरशिप को लगा, समझ रहे हो। तो इससे फिर उन्होंने अंग्रेजों से दूरियां बनानी चालू कर दी। तो फिर अंग्रेजों को लगा कि नहीं यार, ये दूरी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले साल अपन को वापस अगले 10 साल फिर शांति से काटने हैं ना। क्राउन ने यही बोला है, ऐसी व्यवस्था करो जैसे मुस्लिम्स में जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ ना 10 साल में, 9 से 19 के बीच में 10 साल में, उसको वापस बाउंड करो, मतलब उसको बिल्कुल फिक्स करो कि डिसकंटेंट जो है उसको साइड में करो मुस्लिम्स का जो है। तो ये क्या रीजन थे जिन कारण से डिसकंटेंट आया मुस्लिम्स में? तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना था अलीगढ़ में, कि केवल मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ेंगे और मुस्लिम टीचर्स ही यहाँ पढ़ाएंगे। वही अभी सेपरेट एजुकेशन और आ गया, सेपरेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि ओनली मुस्लिम्स, टीचर भी मुस्लिम होएगा और स्टूडेंट भी मुस्लिम होंगे, और पूरा स्टाफ मुस्लिम होएगा। AMU 1920 में स्थापित है। फिर तो मुसलमानों द्वारा अंग्रेजी सरकार के बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थापित करने की शर्त तय नहीं हो सकी, इसलिए वे लोग और भी अप्रसन्न हो गए। शर्त क्या थी? मुसलमानों ने ये बोला, स्टूडेंट मुस्लिम, टीचर मुस्लिम, टोटल स्टाफ मुस्लिम, नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये तोड़ में बना रही थी BHU की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस वक्त बन चुकी थी ये ऐसे, तो उसका तोड़ ढूंढ रहे थे ऐसे। तो हालांकि BHU की कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ओनली फॉर हिंदू एंड सब, वहाँ सबके लिए था। लेकिन अब जैसे नाम आ रहा था H में हिंदू, तो ये भी चाह रहे थे कि ठीक है हम तो बढ़े, तो उससे एक कदम आगे ही बढ़े, कांग्रेस तो हिंदू संगठन, तो उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, ये चीज़ थी, ठीक है ना। तो इस पर डिसीजन नहीं हो पा रहा था कि अंग्रेजी चाह रहे थे कि यार ऐसा हम कर देंगे ना तो हमारा वो असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा। अभी तो पॉलिटिकल में दिया, आप कल्चरल फील्ड में और देने लगे, एजुकेशन के फील्ड के अंदर फिर छीछी होगी ब्रिटेन की संसद में, क्या कर रहे हैं अंग्रेज यार इंडिया में, तोड़ रहे हैं, भारतीयों को लड़ा रहे हैं ऐसे। तो सोच सोच के, फूक फूक के फिर वे 1911 में, वे मतलब मुस्लिम 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द करने पर भी अप्रसन्न थे। बंगाल का विभाजन कर्जन करेगा 1905 में, फिर अगले 6 साल के अंदर ही उसको ख़त्म करना पड़ा 1911। तो जब कहा था, किया था ना 1905 में, वही आगा खा के नेतृत्व में ये सब मिले उनसे, तब तो ये कह के किया गया था कि नहीं नहीं, मुस्लिम मेरे 2 आँखें, एक हिंदू एक मुस्लिम, और एक मुस्लिम वाली आँख हमारी उनको बहुत प्यारी है, और मुस्लिम्स को हम अलग से एक स्टेट बना के, राज्य बना के दे रहे हैं, देखो बंगाल। इसलिए पार्टीशन किया कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम्स जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल जिसको आज अपन वेस्ट बंगाल अपना भारत का एक राज्य है, वो हिंदू, ठीक है ना। जो आज बांग्लादेश है ना, वो उसमें पूर्वी बंगाल बना था, मुस्लिम स्टेट। और इंडोनेशिया के बाद सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही बांग्लादेश में, बांग्लादेश खुद बोलता है मुस्लिम राज्य है, जैसे पाकिस्तान बोलता है, ठीक है। तो उस विभाजन को आपने रद्द कर दिया 1911 में, तो यार जो उम्मीद दिखाई थी वो फिर जारी है, वापस जारी है ना। फिर तीसरा, अब देखो इन दोनों कारणों से आपको लगा ना कि मैं आपको बता रहा था कि आप अंग्रेज हमेशा बोलते थे नहीं हम मुसलमानों के फेवर की सोचते हैं, इन 2 चीज़ों से लग रहा है कि नहीं यार तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो। AMU क्यों नहीं बनाने दिया, बंगाल विभाजन क्यों रद्द कर दिया, जब वो तो हमारे लिए स्टेट था ना। तो सपने दिखाते हो और फिर बोलते हो कि नहीं नहीं कुछ नहीं, वो सपना ही था, ऐसे नहीं। तो दूरी बढ़ने लगी मुस्लिम की, उसको कम करना जरूरी था, फिर ये अधिनियम लाया अपन का। ये तो थे दोनों 2 आंतरिक कारण, अपना आंतरिक कारण इंटरनल जो इंडिया में थे, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बंगाल का विभाजन रद्द करना, ये लिखा हुआ है पार्टी डिवीजन में, वो सिंबल लगा हुआ पार्टीशन और बंगाल रद्द करना। अब बाह्य कारण क्या थे? एक तो बाल्कन युद्ध आएगा, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। बाल्कन युद्ध क्या था? बाल्कन युद्ध 1912-13 के अंदर हुए। और ये बाल्कन है क्या? जैसे अपन देखते हैं, देखो ये इटली है, आप वर्ल्ड के मैप में देखोगे ना तो ये इटली है इधर, और फिर ये इधर यूँ ऐसे आता है, ये
ठीक है, ये पूरा बाल्कन प्रायद्वीप है, ये तो एड्रियाटिक सी है, एड्रियाटिक सी, और इधर आप जैसे अपन जैसे देखेंगे तो ये ब्लैक सी आ जाता है, ब्लैक सी, काला सागर, ठीक है। वर्ल्ड के मैप में जैसे देखोगे तो देखो इधर ये इटली दिखाई दे रहा है, ये इटली हो गया, फिर ये सारा, और इधर ये काला सागर आ गया, ठीक है, और नीचे अपने भूमध्य सागर, ये इधर ये मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो इसमें देश कौन से, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यूगोस्लाविया उसमें था, सर्बिया था, ठीक है, ये अपने इधर ये मोंटेनिग्रो वगैरह, ग्रीस ये रहा इधर, मैसेडोनिया, ये बल्गारिया, रोमानिया, ये सारे इधर। तो ये जो है ना, ये बुल्गारियन, ये बाल्कन प्रायद्वीप है, बाल्कन, क्योंकि यहाँ पे जो पर्वत है ना उनको बाल्कन बोलते हैं, बाल्कन माउंटेन्स, यहाँ पे आई बाल्कन माउंटेन्स ऐसे, तो इसको बाल्कन प्रायद्वीप बोलते हैं, बाल्कन पेनिनसुला। पेनिनसुला वो होता है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जैसे इंडिया का भी अपन जो बोलते हैं पेनिनसुलर, ये जो वाला भाग है इंडिया का, ये पूरा, इसको पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं अपन, ये ट्राइंगल, क्योंकि 3 तरफ पानी से घिरा है, 1 2 3, अरेबियन सी, इंडियन सी और बे ऑफ बंगाल। ऐसे ही ये बाल्कन प्रायद्वीप था, तो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ था, इधर एडियाटिक सी है, ठीक है ना, बाल्कन और इटली के बीच में एडियाटिक सी, एडियाटिक की रानी बोलते हैं अपने इटली को। मेडिटेरियन सी नीचे की तरफ, इजिप्ट आ जाएगा, अपने सुएज कैनाल, और इधर है अपने ये काला सागर, तो बाल्कन प्रायद्वीप हो गया। तो बाल्कन में एक्चुअली इसमें इसकी जो डेमोग्राफी थी वो क्या थी कि यहाँ पे जनता जितनी भी थी वो सारी मुस्लिम थी, मुस्लिम, ठीक है, और शासक जो थे वो यूरोपियंस थे। जैसे इंडिया का शोषण हो रहा था वैसे बाल्कन प्रायद्वीप का शोषण हो रहा था। और इन बाल्कन युद्धों का देखो, बाल्कन युद्ध कब हुए हैं, 1912-13। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब होएगा, 1914 में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का सबसे जो डोमिनेंट कोज था वो ये बाल्कन वार्स थे। चेकोस्लोवाकिया बिल्कुल यहीं पे ऊपर, बाल्कन वार का वो हिस्सा एक्सटेंशन बना था, और राजकुमार की हत्या हुई थी, और फिर उसी से वो फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ा था, समझ गए। तो ये बाल्कन वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण थे, और ये भारत के अंदर जो मुस्लिम डिस्कंटेंट पैदा हो रहा था इसका भी था कारण। वो क्यों, मैंने क्या बताया था, इन बाल्कन के अंदर, बाल्कन प्रायद्वीप में जितनी भी जनता थी वो क्या थी, मुस्लिम थी जनता, ठीक है, पॉपुलेशन। और जो शासक वर्ग था यहाँ पे, शासक रूलर, वो कौन थे, वो इंग्लिश यूरोपियन थे या इंग्लिश थे, और जनता क्या थी, मुस्लिम थी। और जनता तो रीजनली होती है हमेशा, समझ गए। तो अब ये शोषण करते थे और इनके इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते थे यूरोपियंस, मुस्लिम्स को वहाँ पे फिर नाराज़गी होने लगी। तो मुस्लिम तो चाहे कहीं भी हो भाई, सब भाई भाई है कि नहीं है, तुम वहाँ परेशान हो रहे हो। अभी तो ये फिर बाद में खलीफा को लेकर होंगे, अपन देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बाद। तो भारतीय मुसलमानों की भी उनके प्रति भावनाएं थी, संवेदनाएं थी कि यार बाल्कन में भी अंग्रेजों को, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, इंडिया में भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे। तो बाल्कन युद्ध में भी वे भारतीय मुसलमान है ना, बाल्कन युद्धों में भी वे भारतीय मुसलमान ये सोचते थे कि ये युद्ध है ना, चाहिए वे काट दो। ये भारतीय बाल्कन युद्धों 1912-13 में भी भारतीय मुसलमान ये समझते थे कि ये युद्ध यूरोपीय ईसाई शक्तियों का तुर्की जो इस्लाम की क्या है, तलवार है, के विरुद्ध षड्यंत्र है। मतलब ये देखो, ये क्या है, तुर्की में जैसे अपन देख रहे हैं, तुर्की एक तो नीचे है, ब्लैक सी के नीचे देख रहे हैं, ये देखो, ये दिख रहा है टर्की है, और फिर तुर्की का एक भाग पड़ता है कस्तुतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, जो इधर बाल्कन की तरफ आता है ना, ओटोमन साम्राज्य की राजधानी तुर्की, और तुर्की के पास कस्तुतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपल, वही बाल्कन प्रायद्वीप में पड़ता है। तो ये सारा तुर्की के अंडर में था एक तरह से, और खलीफा की ये पूरी टेरिटरी चलती थी ये, ठीक है। तो तुर्की जो इस्लाम की तलवार है, तो ये यूरोपियन शक्तियाँ और तुर्की जो इस्लाम की तलवार के बीच का युद्ध ही है। और तुर्की मतलब उस समय मुस्लिम साम्राज्य का गढ़ होता था, खलीफा की सीट होती थी ये तुर्की। लिख लो तुर्की डैश करके, सीट ऑफ खलीफा, खिलाफत, खलीफा, वही दिल्ली सल्तनत अपन पढ़ते हैं, खलीफा, KHALFAPHIT, खलीफा, तुर्की। खिलाफत आंदोलन देखिए अपन 1900 फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में चालू होएगा खिलाफत आंदोलन, वो इस तुर्की को डिसमेंटल करने के लिए ही है। यहाँ के नेशनलिस्ट लीडर आएंगे, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो एंड करेंगे यहाँ पे ये मुस्लिम रूल फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ठीक है। तो अपन देखेंगे, लेकिन तुर्की और यूरोपियन पावर्स के बीच का ये युद्ध था बाल्कन वार, क्योंकि यूरोपियंस क्या है, यहाँ धीरे धीरे वो खलीफा की पावर कम करने में लगे हुए थे, इंटरफेयर करते थे। अब उन्होंने इसको, भारतीय मुसलमान ने क्या बोला कि उसे मतलब इस युद्ध को भारतीय मुसलमान क्रॉस और अर्धचक्र, मतलब क्रॉस एंड क्रिसेंट के बीच का युद्ध मानते थे। अब देखो क्रॉस क्या होता है, अपन देखते हैं ईसा मसीह जैसे जो है, तो क्रॉसिफिकेशन हुआ, सूली पर लटकाया गया, तो ये जो साइन है ना, ये क्रॉस बोला जाता है ना, ऐसे सूली पर लटकाया जाना, ये क्रॉस, ये क्रिश्चियन वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है। और क्रिसेंट जो है ना, ये अर्धचंद्र, ये अर्धचंद्र, ये कटार के रूप में जो चंद्र है ना, ऐसे कटार, ये चांद। भाई आप कोई भी मुस्लिम राष्ट्र देखो, उसके झंडे के अंदर ये चांद और इधर यूँ ऐसे यूँ ये स्टार बना हुआ अपन को दिखता है
तो ये चांद जो है, ये चांद और सितारे ये मुस्लिम वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसे चांद ही लिया है, ठीक है। तो ये क्रॉस और क्रिसेंट का बीच का युद्ध मानते थे, मतलब धार्मिक युद्ध मानते थे इसको, कि यूरोपियन शक्ति, इसमें इंग्लिश भी शामिल थे, मेन इंग्लिश ही थे यहाँ जो इंटरफेयर कर रहे थे, और ये इस्लाम, क्रिसेंट, क्रॉस और क्रिसेंट का युद्ध मानते थे। तो तुम हमें यार, हम भारत में तो बोल रहे हो कि हम तुम्हारे हितैषी हैं, और जबकि वर्ल्ड में देखते हैं तुम कहाँ हमारे हितैषी, वो भी हमारे भाई हैं जो तुर्की हैं, जबकि वो तो हमारे गुरु हैं, खलीफा की सीट, और तुम उनको परेशान कर रहे हो, ये सही नहीं है कि नहीं। तो तुम कहते कुछ हो करते कुछ हो, देखो। और एक जैसे मैं आप कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे ये है ना, ये इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर ये चांद और ये सितारे क्यों बनते हैं, जैसे पाकिस्तान का झंडा आप देखो उसमें दिखेगा आपका। तो एक्चुअली होता क्या था, जैसे मैं बता रहा था ये तुर्की है, फिर उस समय व्यापार होता था, तो ये जैसे अपने सारा मरुस्थल है, अफ्रीका जैसे अपन देखते हैं, ये अफ्रीकन महाद्वीप, तो इसमें पूरा सारा मरुस्थल है ये। तो इधर इजिप्ट से व्यापार करते थे इधर, और फिर पूरा बियाबान रेगिस्तान पार करते हुए इधर अपने जो जिब्राल्टर जल संधि उसे पहुँचते थे फिर यूरोप में। तो पूरा ये रेगिस्तान पार करके जाना पड़ता था, है ना, यूँ, और बहुत चैलेंजिंग रास्ता हुआ करता था। अब इसमें क्या होता था, जैसे अपन रात को अगर जैसे चल रहे हैं, ठीक है, तो रात में अब जैसे गर्मी इतनी, फिर अब रात में जैसे क्या होता है, देखो मिट्टी की क्या होता है, गर्मी में अपन जैसे देखते हैं तो दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है रेगिस्तान में, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है कि सर्दी भी फेल हो उसके आगे। मतलब दिन में तो मतलब आपको इतनी धूप लगेगी जिसकी हद नहीं है, और रात में इतनी ठंड लगेगी आपको बिल्कुल कंबल निकाल के ओढ़नी पड़ेगी रेगिस्तान उसी दिन, वही दोपहरी और वही रात, क्योंकि मिट्टी क्या होता है बहुत जल्दी गर्म होती है, और फिर सौंकती नहीं है हीट को, पत्थर सौंक लेता है, और रात को बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, बहुत जल्दी अपनी वो ऊष्मा को छोड़ देती है। जबकि पत्थर क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और फिर बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो एब्जॉर्व रखता है हीट को, लेकिन मिट्टी एब्जॉर्व नहीं रखती है। तो क्वेश्चन यही आता है कि रेगिस्तान के अंदर गर्मी के दिनों में दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लेकिन रातें बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं, एक्सट्रीम ठंडी, कंबल ओढ़ के सोना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो हीट को ऑब्जॉर्व नहीं करती है सैंड। तो अब क्या होता था, जब अभी रात में चलते थे ना, तो अब वैसे ही वो वेदर तो है ही अनफोरकास्टेड, तो अब उनको क्या, किससे प्रेरणा लेते थे कि यार वो देखो देखो आसमान में वो चांद सितारे कितने अच्छे लग रहे हैं। जब वो कारवां चलता था ऊँटों का तो उनको अच्छे लगते थे, तो फिर उन्होंने अपने झंडे में लगा दिए, ऐसे, समझ गए। तो ये वो चांद वाला। तो क्रॉस एंड क्रिसेंट, बाल्कन युद्ध, क्या इसमें कॉन्सेप्ट याद कर, बाल्कन युद्ध, बाल्कन मतलब तुर्की और इंग्लिश, और ये तुर्की मतलब इंग्लिश और तुर्की, तो इंग्लिश क्रॉस एंड क्रिसेंट तुर्की, जो क्या है मुस्लिम जगत की क्या है, या इस्लाम की क्या है, तलवार है, वही खलीफा, इस्लाम की तलवार मतलब खलीफा जो बचा के रखा है इस्लाम को, यूँ। इस कारण मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच क्या, वैमनस्य बढ़ने से हिंदू और मुसलमानों एक दूसरे के क्या हो गए, समीप आ गए। क्या कांग्रेस ने क्या बोला, कांग्रेस मतलब हिंदू ऑर्गेनाइजेशन उनका कहना कि देखो हम कहते थे ना कि अंग्रेज तुमको धोखा दे रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम नहीं बना रहे, ये भी नहीं बना, अब पढ़ो ना BH में कौन मना कर रहा है। दूसरा, हमने बोला था ना बंगाल विभाजन देखो रद्द कर दिया। तीसरा, तुम भारत में क्यों उनकी असलियत देख लो, बाल्कन वार लड़ा रहे और खलीफा के युद्ध में खिलाफ लड़ रहे ना, और खलीफा को खत्म करेंगे दे दो। तो क्या हुआ, ये भारतीय मुस्लिम जो था ये कांग्रेस के नज़दीक आने लगा, हिंदुओं के नज़दीक आने लगा, और ये तो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स की तो क्या पॉलिसी थी, क्या थी गगन, डिवाइड एंड रूल। ये कहाँ, ये तो उल्टा हो रहा है यार, करो कुछ। फिर देखो यही, अब ये जो हिंदू मुस्लिम एकता, ये क्लाइमेक्स आएगा लखनऊ समझौता 1916, लिख लो, लखनऊ पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ में एक बहुत बड़ी जनसभा में एक प्रमुख मुस्लिम नेता मजरूल हक, ये आगा वो बना, अब धीरे धीरे से आ रहे हैं, मजरूल हक, मजरूल हक, है ना, ने यूं कहा क्या कि कांग्रेस विरोधी मुसलमान अब समाप्त हो गया, है ना, समाप्त होता जा रहा है, और संभवतः वह पुरातात्विक संग्रहालयों में ही मिलेगा। कांग्रेस लीग सौहार्द का फल 1916 का लखनऊ समझौता था, लखनऊ पैक्ट, LP बोलते हैं इसको, लखनऊ पैक्ट, है ना। तो ये मजरूल हक, अब स्टेटमेंट यहाँ MS लिख लिया करो, थोड़ा से पता चलता क्या सकता हो, समझ गए पर। तो ये चीज़ थी। तो अभी तो नज़दीक आ रहे थे, डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों को टेंशन हो रही थी, तो ऐसे कुछ करो। तो ये इसमें लिखा हुआ देखो, मुसलमानों में ऐसे तो अलीगढ़ में यूनिटी बनाने नहीं दे रहे, पंजाब पार्टीशन ऑफ बंगाल, दो तो इंटरनल हो गए, बाल्कन युद्ध, क्रॉस एंड क्रिसेंट, मुसलमान अंग्रेजों से खफा हो गए और हिंदुओं के नज़दीक आ रहे। मजरूल हक ने क्या कहा कि हिंदू मुस्लिम जो विद्रोह था वो खत्म हो रहा है, अब भारतीय कांग्रेस विरोधी मुसलमान संग्रहालयों की बात हो जाएगी, पुरातन की बात। और इसका क्लाइमैक्स अपन देखते हैं लखनऊ पैक्ट 1916, लखनऊ के अंदर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वहाँ घोषणा हुई थी हिंदू मुस्लिम एकता की, यूँ, ठीक है। फिर ये तो 4 कारण हो गए,
समझ गए। अब पांचवा कांड क्या देखते हैं, मॉडलिमेंटो सुधारों मॉडलिमेंटो सुधार 1909 के प्रति भारत में इतना असंतोष था कि सरकार ने इसे दबाने के लिए दमन नीति अपनानी पड़ी। भाई असंतोष क्यों था, ऐसा क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, वो पृथक निर्वाचन मंडल, लिख लो उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट। विरोध इतना ज्यादा बढ़ने लगा इन सुधारों का। भाई हमने तो अच्छे क्रमिक विकास की बात करी थी, लेकिन किया तो सही। एक आपने जब अपन विचार पढ़े थे ना 1909 का, उसमें एक लाइन थी कि जनतांत्रिक विचारों को तो आपने बढ़ाया भारत में, लेकिन साथ साथ वो सांप्रदायिकता को आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो किसी काम के नहीं, वो डाइल्यूट हो गए। 1 रुपया दिया और 2 रुपये ले लिया हमसे, तो -1 कर दिया तुमने तो। और फिर तुम जाके संसद में बोलते हमने 1 रुपया दिया। अरे नेट बैलेंस बताओ ना क्या किया। तो 1 रुपया तो दिया तुमने, ठीक है, निर्वाचन संबंधी सुधार किए, मजबूत किया संस्थाओं को, लेकिन 2 रुपये कैसे ले लिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट देके, तो -1 कर दिया ना बैलेंस। ये वही है। अब इस दमन को हम दबाएंगे तो कैसे दबाया, देखो भारत समाचार पत्र अधिनियम, ये सेंसरशिप है, बगैर गवर्नर जनरल की परमिशन के तुम कुछ नहीं छाप सकोगे। कौन छाप रहा है, अखबार पब्लिशर का नाम दोगे, ये पढ़ेंगे अपन जब इंडिया पढ़ेंगे तो। भारत समाचार अधिनियम, फिर 1911 का विद्रोह सभा एक्ट, एक सीमा से ज़्यादा बैठ के बात नहीं कर सकते। इनको डर लगता था कि ये षड्यंत्र करके हमारा तख्ता पलट नहीं कर दें, वही 1857। फौजदारी कानून सुधार अधिनियम, मतलब फौजदारी कानून सुधार अधिनियम, यहाँ तो वर्ड तो लिखा हुआ सुधार, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के लिए भयंकर सजाएं देना, यातनाएं देना, ये ठीक है। फिर भारतीय रक्षा अधिनियम, कि जब अंग्रेजों को लगेगा कि ठीक है इससे हमें खतरा है, तो कहीं पे भी मार्शल लॉ लागू कर देना, ठीक है, ये वही चीज़ें सारा। तो अब इसी का अपन क्लाइमैक्स देखते हैं, जैसे जो जलियांवाला बाग कांड के अंदर जो ट्रेजिडी हुई, सारी चीज़ें उधर ही धीरे धीरे जुड़ेंगी अब ये सारा, तो ये वही था, समझ गए। तो समाचार पत्र, ठीक है, अखबार नहीं पढ़ना है, सभा में बैठ के अखबार नहीं पढ़ोगे, फौजदारी कानून और रक्षा, ऐसे याद रख सकते हैं। न्यूज़पेपर सभा में बैठ के नहीं पढ़ना है, तो ये सभा भारतीय, मतलब विद्रोही सभा एक्ट। फिर बात करेंगे अपन किसकी, फौजदारी कानून की, और वो रक्षा के लिए। यूँ तो समाचार पत्र तो याद, दो तो याद रहनी चाहिए अपने, समाचार पत्र अधिनियम और विद्रोही सभा एक्ट। पूरा ये जलियांवाला बाग में जो है इसी को फिर काम में लिया गया यूँ। और ये अपन देखते हैं 1915 का रक्षा अधिनियम, ये सब वही है। गोली चलाने का आदेश किसने दिया, इस एक्ट से मिलता है यूँ। तो इनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया, अधिनियम तो पहले ही थे, इनको और स्ट्रिक्ट बनाया गया, लागू किए गए सख्ती से, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखो भारतीय रक्षा अधिनियम, यही लास्ट वाला, कि अधिनियम के तहत क्रांतिकारी अपराधी, ये क्रांतिकारी देखो कौन है यहाँ पे, वही लाल बाल पाल, वही एक्सट्रीमिस्ट गुट, पर मुकदमा चलाने के लिए एक सुदृढ़ न्यायिक गण, स्ट्रॉन्ग बेंच की नियुक्ति, है ना, स्ट्रॉन्ग बेंच की नियुक्ति, जिसमें अपील नहीं हो सकती थी, ठीक है, नहीं हो सकती थी, और संदिग्ध व्यक्तियों को जेल में बंद करना जैसे घिनौने प्रावधान थे। संदिग्ध वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, किया नहीं क्राइम, अरे तुम बैठ के बात कर रहे थे, तुम्हारे पास में संसद का नक्शा था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पढ़े उसका नक्शा था, तो तुम क्या करने वाले थे, बम फोड़ने वाले थे, ऐसे, समझ गए। तो यही रक्षा अधिनियम आगे जैसे मैंने बताया, ठीक है। ये 1909 के अधिनियम में हमने विरोध किया, तो तुमने विरोध को दबाने के लिए ये सख्ती से कानून लागू किए। फिर अपन देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध हुआ आत्मनिर्णय के सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन से प्रेरणा लेना, है ना। अब देखो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो देखो अभी बाल्कन युद्ध जैसे मैंने बताए, है ना, फिर उनका क्लाइमैक्स था फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 19, लिख लो एक बार, लिखा हुआ होगा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिख लो का ड्यूरेशन इसका, अगस्त 1914 से 1919, ठीक है। और वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जैसे ये आया अपने 1919 का अधिनियम, तो कई बार ये क्या होता है, ये इवेंट्स है ना, अपने को क्रम में भी जचवा लेता है एग्जामिनर, कि प्रथम विश्व युद्ध, लखनऊ समझौता, और अपने ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या मॉडलिमेंटो सुधार, ऐसे थोड़ी लिखेगा 1919 का अधिनियम, बोलेगा मॉडलिमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, लखनऊ समझौता, प्रथम विश्व युद्ध, इन घटनाओं को क्रम में जचाओ। तो वो क्रम में जचाना अपन को आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, 1909 मॉडलिमेंटो सुधार, फिर अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914, फिर लखनऊ समझौता 1916, और फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डेट्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तो धीरे धीरे याद रखो, सब याद हो जाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध वह आत्मनिर्णय के सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन से प्रेरणा। अब देखो ये था क्या, पहले आप समझ लो, फर्स्ट वर्ल्ड वार में था क्या, अलाइड पावर्स तो एक तरफ थी, इधर देख लो पहले, और एक्सेस पावर एक तरफ थी। तो अलाइड पावर्स में तो मेन कौन था, जैसे ब्रिटेन था, फ्रांस था, ठीक है ना, और इटली भी। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात कर रहे हैं अपन, सेकंड की नहीं।
ठीक है, ये था। इटली लास्ट में अपना रूप बताता, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रिटेन फ्रांस इटली अपन देखते हैं। और एक्सेस पावर्स में यहाँ पे जो अभी अकेला था ना वो सिर्फ जर्मनी ही था, अभी जापान वगैरह नहीं। और रोम बर्लिन टोक्यो एक्सेस जो अपन पढ़ते हैं ना वो सेकंड वर्ल्ड वार की बात है, यहाँ नहीं है वो, ठीक है। तो ब्रिटेन फ्रांस इधर मोटे तौर पे, उधर जर्मनी मोटे तौर पे। तो ब्रिटेन फ्रांस क्या करता था, ये तो डेमोक्रेटिक पावर्स को रिप्रेजेंट करता था, डेमोक्रेटिक, और ये ऑटोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते थे। ऑटोक्रेसी या जिसको अपन बोलते हैं ना मोनोपोलिस्टिक, यहाँ वही मतलब बिस्मार्क के वंशज चल रहे हैं यहाँ, केसर विलियम फर्स्ट जर्मनी का जो राजा था उस समय, ठीक है। तो ये लोकतंत्र बनाम जिसको वो राजतंत्र बोल लो उसके खिलाफ विद्रोह था, या तानाशाही के खिलाफ ये हम लड़ रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो भी देश हमें सहयोग करेगा इस लड़ाई में, क्या लोकतंत्र बनाम तानाशाही में, उन सबको हम अपने हिसाब से निर्णय लेने का अधिकार देंगे। जैसे मान लो आज मेरे किसी से लड़ाई है, ठीक है, मैं बोलूँगा आपसे कि यार ठीक है आप मेरे को है ना सपोर्ट करो, फिर मैं आपको आपके हिसाब से निर्णय लेने की छूट दूंगा, कि जैसे ठीक है कि आपको अच्छा लगता है कि मैं क्लास में 9 बजे आऊँ तो आप 9 बजे आ जाओ, 9:30 बजे आना चाहूँ तो आ जाओ। वो अपने हिसाब से सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो मेरे को अच्छा लगे वो मेरे को करने की आप छूट दो। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, मैं जिस लड़ाई में लड़ रहा हूँ उसमें आप मेरा सहयोग करो। ये इस युद्ध के अंदर था। तो ब्रिटेन ने बोला कि जो हमें सहयोग करेगा उसे हम राइट देंगे, क्या, सेल्फ डिटर्मिनेशन की, ये चीज़ थी। तो भारत ने भी सहयोग किया ब्रिटेन का। फिर भारत ने बदले में मांगा कि ब्रिटेन ने जो हम छोटे छोटे देशों को पावर दी है ना सेल्फ डिटर्मिनेशन के, अपने हिसाब से निर्णय कर लो, हमें भी दो, हम चाहते हैं हमारी राजनीतिक संस्थाओं का विकास हमारे हिसाब से करें, दो हमें भी। तो इसलिए फिर 1919 का अधिनियम आएगा। यूँ ये लिखा हुआ पढ़ लेते हैं, देखो क्या, अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने पर भारत अंग्रेज साम्राज्य का भाग होने के कारण युद्ध में सम्मिलित हो गया। न केवल भारत ने सैनिक बारूद और सामान ही दिया, अपितु 10 करोड़ पाउंड के युद्ध का भार भी अपने ऊपर ले लिया। हर तरह से मित्र शक्तियां, अलाइड पावर्स, लिख लो, BF, ब्रिटेन एंड फ्रांस ने यह घोषणा की कि वे जर्मनी, कौन, तानाशाह, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। और जर्मनी का इस समय शासक था ना ये KW, केसर विलियम फर्स्ट, हिटलर नहीं है अभी, वो तो सेकंड वर्ल्ड वार में आएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वार ने तो पैदा किया था हिटलर को। जर्मनी से युद्ध इस उद्देश्य से कर रहे हैं ताकि जनतंत्र की रक्षा हो सके और राजतंत्र या तानाशाही का खात्मा हो सके और प्रत्येक छोटी बड़ी जातियों को अपनी सरकार बनाने और चलाने का अधिकार मिल सके, छोटी बड़ी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस घोषणा को स्वीकार कर लिया और कहा कि वह आत्मनिर्णय का अधिकार भारत को भी मिलना चाहिए, क्योंकि भारत भी तो मदद कर रहा है ना सिर्फ सैनिक बारूद और सामान, SBS, ना सिर्फ सैनिक बारूद और सामान, पैसे भी दिए 10 करोड़ पाउंड, 10 CR पाउंड है ना, पाउंड स्टर्लिंग, ये ठीक है, मिलना चाहिए। आत्मनिर्णय के सिद्धांत से प्रेरणा पाकर कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने स्वयं भी संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की और भारत सरकार को उन्हें निरूपण करने के लिए कहा कि देखो हमें ऐसा चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। यूँ जिन भारतीय नेताओं ने ये भिन्न भिन्न योजनाएं प्रस्तुत की वे केंद्रीय विधानसभा, यह आएगा भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। अभी तक तो ये क्या था जो अपन गवर्नर जनरल की नहीं देख रहे थे, 60 के अपन ने विभाजन देखा था इधर 1909 के अधिनियम में 60 का विभाजन किया था ना अपन ने, क्या 4 7 28, 4 8 32, ये वो धीरे धीरे ऐसे आ रहे हैं भाई। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थी ये 28 मनोनीत, वो मतलब ये 28 सरकारी, वो गैर सरकारी में 5 मनोनीत और 27 निर्वाचित, फिर 27 में था 12 पृथक, 13 सामान्य, 1 कलकत्ता वाणिज्य मंडल। तो ये लोग ये था वो केंद्रीय विधानमंडल 60 वाले, तो मैं खासतौर पर गैर सरकारी। तो केंद्रीय विधानमंडल के 19 सदस्य जिनमें जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, याद है ना, SNB मॉडरेट बढ़ा था, SNB, GKG, AM, SNB, RBG, यही सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि सम्मिलित थे, ठीक है। SNB सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या, SNB ने 1916 में प्रस्तुत ज्ञापन में कहा था जिस बात की आवश्यकता है वह केवल अच्छी सरकार अथवा कुशल शासन ही नहीं अपितु ऐसी सरकार होनी चाहिए जो उन्हें स्वीकार हो क्योंकि वह उनके प्रति उत्तरदायी हो। याद करो 1919 के अधिनियम को एक अपन ने बोला है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, और उससे ऊपर क्या लिखा हुआ था, रोड टू रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की ओर, भाग 1 ये है। ऐसी अवस्था में सुधारों की एक और किस्त आवश्यक थी। इस प्रकार प्रथम महायुद्ध से भारत में राष्ट्रीय भावना के विकास को बहुत सहायता मिली। ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने कहाँ तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित किया, तो ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें।
और गांधी जी को उपाधि दी गई थी सेना में नियुक्ति करवाने वाला सार्जेंट, क्योंकि अभी पता है ना SBS सैनिक बारूद सामान सब दिया है भारत ने। मैं बता रहा हूँ जैसे रेल चली, ठीक है, 1853 में चलेगी, सांभर से जाता था नमक, तो नमक और अपने उस समय बिहार से भी जाता था, तो ये साल्ट पेटर यूज आता था बारूद बनाने में, जो मतलब हाई ग्रेड क्वालिटी का जो नमक आता है, जिसे लेदर टैनरीज में जो चमड़ा साफ होता है वो साल्ट पेटर, ठीक है ना। ये अनाज वगैरह सब गए, सैनिक खाएगा भी तो सही ना खाना, ऐसे थोड़ी है। नेपोलियन कहता था सेना पेट पे मार्च करती है, समझ लो, सैनिक का दिमाग बाद में चलता है, पहले इंसान चलता है कदम उठाता है तो पेट पहले जाता है स्टमक, उसके बाद उसका सिर आगे आता है, यूं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये कारण थे जिनके कारण सुधारों की एक और किस्त आवश्यक थी। अब यहाँ से सुधार चालू हो जाता है अपने 1919 का अधिनियम, पहले मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आती है संसद में ये, ठीक है। तो इसमें अब अपन ने यहाँ तक कारण देखे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है कारण, ये कारण ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे जब अपन 1935 के संदर्भ में पढ़ते हैं। पहले में रिवीजन कर लें, ब्रिटिश सरकार के 3 उद्देश्य, अतिमार्गी, सेंधमार्गी और केवल जो अपना हित साधना चाहते थे उनको अपन मिलाएं, जिसमें मुस्लिम लीग, ठीक है। संसदीय शासन देने की कोई नीति, हमें मुसलमानों, संयुक्त मार्गी और नौकरशाही, इन दोनों को अपनों को मिलाना, नौकरशाही सुदृढ़ हो। नरमपंथी जो थे पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करते थे, प्रेनी में हुई है। गरम दल भारत और विदेश में पांव फैला रहा था, गदर आंदोलन, कामागाटू प्रकरण और हार्डिंग ममके से अपन को बताते हैं। कामागाटू क्या था, हमने जहाज बंगाल से गया वैंकूवर कनाडा फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान। गदर आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ और विश्व में पहुंचा, लंदन में भी होएगा, कनाडा में भी होएगा। हार्डिंग ममके 19 मुसलमानों में असंतोष था, आंतरिक कारण ईएमयू स्थापना नहीं होने दे, पार्टीशन बंगाल रद्द दिया। बाह्य कारण बाल्कन युद्ध को उन्होंने क्रॉस एंड क्रिसेंट के बीच युद्ध की संज्ञा दी, मतलब ईसाई और मुस्लिम जनता, और ब्रिटेन पीछे पड़ गया था किसके, तुर्की के, और तुर्की क्या था, इस्लाम की तलवार। मुसलमान बनाम अंग्रेज, मतलब मुसलमान अंग्रेजों से तो नाखुश हुए और हिंदुओं से खुश हो गए, मतलब कांग्रेस से। तो 1916 कांग्रेस अधिनियम में मुस्लिमों के प्रमुख नेता कौन, MH मजरूल हक ने कहा कि अब मुसलमान और जो मुसलमानों का जो एक द्वेष था हिंदुओं के प्रति या कांग्रेस के प्रति, वो अब पुरातन की बात होगी, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, वो अब संग्रहालयों में मिलेगा। और इसके क्लाइमेक्स था लखनऊ पैक्ट 1916। मॉडल सुधारों का विरोध हुआ, उस विरोध को दबाने के लिए क्या किया गया, 1910 में अपन जैसे देखते हैं भारत समाचार पत्र अधिनियम, अभी अपन ने ऊपर देखा ना विरोध हुआ था, उस विरोध को दबाने के लिए ये अभी देखा ना अपन, ये विरोध हुआ। चाहिए लाइन अपनी यहाँ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है कि राष्ट्र को इनको दबाने के लिए ये इन्होंने असंतोष हुआ, उसको दबाने के लिए ये बोला है। और फिर ये इधर अपन ये मुसलमानों से बढ़ता है असंतोष, बाल्कन युद्ध, और फिर उसके बाद ये भी अपन लगा सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध। चीज़ एक ही है, बाल्कन युद्ध और वर्ल्ड वार दोनों एक जगह कर लो, और उधर मॉडल सुधारों का विरोध कांग्रेस के द्वारा और उस विद्रोह को दबाने के लिए, ऐसे भी अपन इसको सीक्वेंस में जमा सकते हैं, ठीक है। ये किया, समाचार पत्र अधिनियम, सभा अधिनियम, फौजदारी और रक्षा कानून। प्रथम विश्व युद्ध में सेल्फ डिटर्मिनेशन हमें मिले। अब तो ये याद कैसे होंगे, एक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं वो तीन को मिलाओ, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स और मुस्लिम लीग, ये तो ये हो गया। फिर ये था कि 1909 अधिनियम का हमने विरोध किया, फिर इसी का दूसरा जाएगा विरोध को दबाने के लिए जो कानून लाए, समाचार लाए, दूसरा सभा लाए, तीसरा फौजदारी कानून और चौथा रक्षा कानून। देखिए अभी अपन नहीं है। फिर 2 वार्स की बात कर लो कि मुस्लिमों में भी असंतोष था, एक तो जैसे बाल्कन वार, इसके साथ में अपने जोड़ दो AMU और पार्टीशन ऑफ बंगाल को तुमने जो रद्द किया, और साथ में जोड़ दो इसमें अपने फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो आपने राइट ऑफ SD की जो बात करी ना, सेल्फ डिटर्मिनेशन, उस तो ऐसे करके ये कारण अपने सेट हो जाएंगे। ये समझ, देखो ये कारण मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये इतना पॉलिटी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हिस्ट्री ऑप्शनल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बगैर इन कारणों के अपन अधिनियम पढ़े, वो भी देखो अधूरा है, पढ़ना तो है ही, यहाँ नहीं तो वहाँ। और फिर प्री में तो कोई ना ऑप्शनल देखा जाता ना कुछ देखा, प्री का एग्जाम तो सबके लिए कॉमन है वो, तो वहाँ क्वेश्चन आ जाए जैसे इनको क्रम में जचाओ। तो देख लो, ये मैं बता रहा हूँ, जब ये मॉडल का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संबंधित सुधार का कोई भी क्वेश्चन जब क्रम में आता है कि इवेंट्स को क्रम में जचाओ, तो उसमें ये फर्स्ट वर्ल्ड वार और लखनऊ पैक्ट हमेशा आता है, क्योंकि ये लखनऊ पैक्ट से जो एकता जो दिख रही थी ब्रिटिशर्स को, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, उससे उनको टेंशन बढ़ गई थी। फिर वही हम 1857 के विद्रोह की तरफ जा रहे हैं, वही स्थितियाँ पैदा हो रही हैं, गदर आंदोलन, कामागाटू, ऐसे अलीगढ़ मुस्लिम बना नहीं दे रहे, उधर BHU बन गया, यानी बसेंट और मदन मोहन मालवीय की देन है अपने BHU, देखेंगे
है ना। तो ऐसे टेंशन होने लग गई थी उनको ब्रिटिशर्स को। तो ये सारे इवेंट्स का क्लाइमैक्स था 1919 का अधिनियम। तो इनको जाने बगैर आप पढ़ते हो तो ये समझ लो आधा ज्ञान भी नहीं हुआ है, क्वार्टर ज्ञान है सिर्फ 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम से डायरेक्ट की आएगी प्रांतों में जो इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है, बाकी चीज़ें बहुत हैं उसके अंदर, देखेंगे धीरे धीरे अपन, है ना। तो ऐसे ही ये कारण वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये कारण तो ये आ गए थे। अब इन कारणों से जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा हुई ब्रिटेन की संसद में, और ये घोषणा ही आधार बनती है एक्ट का, उसको अपन देखते हैं नेक्स्ट।